हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त। ये ब्लड का मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो ब्लड होता है, ब्लड का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं सेरोलॉजी, या इसका दूसरा नाम है हीमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है, यानी प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जिनका जो साइज होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस साइज के जो कण होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड के कण होते हैं, ब्लड के कणों का साइज जो होता है कोलाइडी कणों के साइज के तरह होता है। और ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जिसको बोलते हैं श्यानता, ये जो है जो आसुत जल होता है उससे 7 गुना ज़्यादा होती है, 7 टाइम्स टू डिस्टिल्ड वाटर। यानी ब्लड जो होता है नॉर्मल जल से 7 गुना ज़्यादा चिपचिपा होता है। इसके अलावा जो है इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ब्लड जो है शरीर में एक तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के ऊतक और कोशिकांग जो है जुड़े हुए होते हैं। इस कारण ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। शरीर में सिर्फ 2 ही संयोजी ऊतक होते हैं, एक लिम्फ और दूसरा ब्लड। अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.055 होती है, 1.055 होती है। और ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। अगर किसी चीज़ की पीएच 7 होती है तो वो उदासीन होता है, और यदि पीएच 7 से कम होती है तो एसिडिक नेचर का होता है, मतलब वो अम्लीय होता है। और यदि पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है? बेस होता है, क्षारीय। ठीक, तो यहाँ पर जो है ब्लड की पीएच 7.4 है। इसका मतलब जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ब्लड की जो अमाउंट होती है, ब्लड की जो मात्रा होती है, ये वेट पर डिपेंड करती है, किस व्यक्ति में कितना वेट है उसी के अकॉर्डिंग उसमें ब्लड की मात्रा होती है। नॉर्मली जो है मेल में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर और फीमेल में इससे थोड़ी कम होती है, लगभग 5 लीटर होती है। और शरीर में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग कंडीशन में होता है। जब भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण होता है तो वो लीवर में होता है, यानी लीवर के मेसोडर्म में भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और वयस्क अवस्था में कहाँ इसका निर्माण होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में वयस्क अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो हमने आपको इतना बताया कि ब्लड की ये प्रॉपर्टीज, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है। अगला देखिए, ब्लड हमारे शरीर में स्टोर कहाँ रहता है, यानी ब्लड जो है हमारे शरीर में है ये इकट्ठा कहाँ पे रहता है। तो ये देखा गया कि ब्लड जो है स्प्लीन में इकट्ठा रहता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। अब स्प्लीन में क्या होता है, इस कारण हम जब इकट्ठा होता है स्प्लीन में, इस कारण हम इसको ब्लड बैंक कह सकते हैं, यानी स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं। और जब ब्लड की मृत्यु होती है, यानी जब ब्लड नष्ट होता है, तो वो नष्ट कहाँ पर होता है? वो स्प्लीन में होता है, यानी स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक बोलते हैं, और स्प्लीन को ही ग्रेव यार्ड या कब्र बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्र, कब्रिस्तान। यानी कि ब्लड जो है स्प्लीन में ही इकट्ठा होता है, जब मृत्यु होती है तो स्प्लीन में ही वो इकट्ठा होता है मलबा उसका। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये शरीर में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे घी तेल होता है, और इसकी जो नॉर्मली मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है नॉर्मल व्यक्ति में, नॉर्मल कंडीशन में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। डेसीलीटर में यहाँ पे लिखा मैंने, इसको 100 ml में भी नापते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड का जो रेड कलर होता है, लाल रंग, वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी मात्रा जो होती है हीमोग्लोबिन की, मेल और फीमेल में अलग अलग तरह होती है।
सामान्यतः मेल में इसकी मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, या हम इसको 100 ml में निकाल सकते हैं, यानी 100 ml में देखें उसमें 14 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है मेल में, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। फीमेल में इसकी अमाउंट जो होती है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर या 100 ml होती है। तो इस कारण जो है ब्लड की मात्रा, मैंने यहाँ पहले बताया था आपको कि फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होने का कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम मात्रा में होता है, और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक, अगला है देखिए रक्त परिवहन तंत्र, यानी जो ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, उस रक्त परिवहन तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड के कार्य, ब्लड के कार्य क्या होते हैं कि ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है कि पोषक पदार्थों का परिवहन। शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो उनका जो अंश होता है वो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकांगों में पहुंचाया जाता है। तो पहला पोषक पदार्थों का परिवहन, दूसरा होता है ताप नियंत्रण, ये हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। यानी जब हृदय जो है, हृदय से जब रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकांगों में जाता है तो वो 120 की स्पीड से जाता है, जब लौटता है तो 80 की स्पीड से। ठीक, अगला जो इसका वर्क है ब्लड का, गैसों का परिवहन है, यानी ऑक्सीजन और CO2 जो है ब्लड में घुलते हुए पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। अगला जो इसका कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो कि ब्लड में जाते हैं और ब्लड से फिर वो अन्य जहाँ पे उनको जाना होता है, जैसे कि किडनी में, वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा और भी इसके कार्य हैं कि जो है ब्लड शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं विशेष प्रकार के हार्मोन्स और कुछ एंजाइम, उनको जो है ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। तो इस प्रकार जो है इसके, ये मैंने आपको बताया कि ये इनके प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, और इसके कुछ और भी ये फंक्शन हो गए, और इनके जो मुख्य कार्य हैं मैंने आपको बता दिए। पास होगा। तो देखिए अगला जो है ब्लड के जो प्रॉपर्टीज़ में आता है वो है कि ब्लड को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है कार्पल्स, या हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। ठीक, तो प्लाज्मा जो ब्लड का 60% या किसी बुक में ये 55% भी होता है, यानी कुल ब्लड का 60% या 55% होता है प्लाज्मा, और शेष जो है रुधिराणु होते हैं जो इनकी मात्रा होती है 40% या हम कह सकते हैं 45%। ठीक, कुल ब्लड का। और ये प्लाज्मा में 91% जो है वाटर होता है। कितना? 91% वाटर होता है। अब इसमें ये पदार्थ जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इन पदार्थों क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि कुल भाग का 7 से 8% ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। मुख्य इसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड के जमने में सहायक होता है। अब यदि हम जो है, आपने नाम सुना होगा सीरम। सीरम क्या होता है कि यदि हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो जो तरल पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं सीरम। ये सीरम का उपयोग क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों की जांच जो होती है वो प्लाज्मा से नहीं सीरम से होती है। जब प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं तो जो शेष तरल पदार्थ बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं। अब इस सीरम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया कि जो ब्लड में 60% या 55% जो है इसमें प्लाज्मा होता है, 40 या 45% इसमें कार्पल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं रुधिराणु, या कहीं पर इसको ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब ये रुधिराणु जो होते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स, WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट्स होता है। इनके जो कुछ वैज्ञानिक नाम हैं, ये हम कह सकते हैं इनके कुछ टेक्निकल नाम हैं। जैसे RBC को बोलते हैं एरिथोसाइट्स, टेक्निकल नाम है। WBC का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स है कुल ब्लड का 95% होता है। एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड में जितने रुधिराणु होते हैं, कौन सा रुधिराणु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इन तीनों में? तो RBC कुल रुधिराणुओं का 95% होता है। ठीक,
और इनकी संख्या जो होती है एक सामान्य व्यक्ति में 50 लाख, एक नॉर्मल व्यक्ति में जो बीमार ना हो उसमें इसकी संख्या 50 लाख या 50 लाख को हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो 5 मिलियन होती है। और इनकी जो आयु होती है यानी कितने दिनों में नष्ट होते हैं तो ये 120 दिनों में नष्ट हो जाते हैं। इनकी जो आयु आरबीसी की 120 दिन होती है। अब देखिए अगला क्या है, डब्ल्यूबीसी, इसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स और इसकी नॉर्मल व्यक्ति में जो संख्या होती है 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। और इसकी जो औसत आयु है यानी कितने दिनों में इसकी डेथ हो जाती है, औसतन 4 से 5 दिन, मैंने 4 दिन यहाँ पे लिख दिया है। फिर अगला रुधिराणु होता है प्लेटलेट्स, इसकी संख्या जो होती है एक नॉर्मल व्यक्ति में लगभग 2 लाख होती है और इसकी औसत आयु लगभग 7 दिन होती है। अब यदि किसी व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा 50 लाख से कम होती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की बीमारी होती है। अगर तीनों की बात कर रहा हूँ, अगर 10,000 या 2 लाख इनकी संख्या कम होती है उसमें किसी न किसी की चीज़ की बीमारी होती है और यदि इनकी संख्या अधिक है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो डब्ल्यूबीसी है वो प्लेटलेट्स हैं। जब ये इनकी डेथ होती है, जब ये नष्ट होते हैं तो इनको मतलब इनको नष्ट कौन करता है, कौन मारता है इनको? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है जब इनके टाइम आ जाता है इतने दिनों में तो कौन इनको नष्ट करता है? लाइसोसोम्स। और आरबीसी को कौन नष्ट करता है? स्प्लीन। मैंने शुरुआत में बताया था कि स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक या फिर हम क्या बोलते हैं? कब्र, क्योंकि स्प्लीन में ही ब्लड का स्टोर होता है और स्प्लीन में ही ब्लड की मृत्यु होती है। तो ये आरबीसी को कौन मारता है? स्प्लीन मारता है। ठीक, तो यहाँ तक इतना हुआ। और तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आरबीसी 120 दिनों तक जीवित रहता है। अब देखिए आरबीसी का मैंने नाम बताया था एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो आकार होता है यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं गोल आकार के होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, गोल। और ये जो गोल आकार के होते हैं आरबीसी, जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं, जो लोग पहाड़ में रहते हैं, ऊंचाई पे जाने पर जो है ये आरबीसी का जो आकार होता है वो इंक्रीज होता है यानी बढ़ता जाता है। और देखिए इसमें क्या है कि आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता और आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता। यानी जब डीएनए की जांच की जाती है ब्लड में तो डीएनए की जांच जब की जाती है तो आरबीसी से नहीं की जाती, क्योंकि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है और केंद्रक आरबीसी में देखिए नहीं है। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए डीएनए की जांच जो है आरबीसी से नहीं होती। ठीक, अब मैंने पहले बताया था आपको कि जितने भी रुधिराणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें से आरबीसी कुल रुधिराणुओं का 95% होता है, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। और आरबीसी में ही मैंने बताया था हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी खून की कमी। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगी और ब्लड की कमी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब देखिए अगला जो रुधिराणु है डब्ल्यूबीसी, इसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक, इसका जो आकार जो होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसमें देखिए केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जब हमें डीएनए का टेस्ट लेना होता है तो डीएनए का टेस्ट हम रुधिराणुओं में से किससे करते हैं? डब्ल्यूबीसी से, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का, इसका मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। अभी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये इतने प्रकार के होते हैं: एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसमें जो लिम्फोसाइट्स है इसको टी सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी सेल्स, क्योंकि इसका आकार टी के आकार का होता है। मैंने बताया कि जो है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी। अब शरीर में जब कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको कौन देखता है? एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी उस बीमारी की पहचान करता है। एंटीबॉडी जो है इसको सूचना देता है लिम्फोसाइट्स को। अब ये लिम्फोसाइट्स जो है उस बीमारी को मारने का प्रयास करता है। जब उस बीमारी या उस बैक्टीरिया, इस वायरस को मार देता है लिम्फोसाइट्स, तो उसको बाहर करने का या उसको खाने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट्स। जब ये मोनोसाइट्स उस बीमारी या उस जीवाणु को खा लेता है तो इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी में जो जितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है?
मोनोसाइट्स का होता है। इसमें जो है मुख्य जो है जो ये कण दिखाई दे रहे हैं मुख्य इसमें 3 होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। 3 का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक, अब देखिए प्लेटलेट्स हमने बताया इसका टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, या इसका एक और नाम होता है बिम्बाणु, कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है बिम्बाणु। इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? इस तरह का, यानी उत्तल लेंस की तरह इसका आकार होता है और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपने क्या देखा है कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शक्ति प्रदान करना। ठीक, तो मैंने आज आपको ब्लड के बारे में कुछ जानकारी दिया है। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड जमता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।